नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। प्रदूषण आज के समय में हमारे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या बन गई है। इससे कई प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सरकार की तरफ से लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो इस पर कंटिन्यू काम करते रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार काम करते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप वाघेला जी, जो एक डॉक्टर दिलीप वाघेला हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है कि जनसंख्या में बहुत वृद्धि होती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ हमारी आवश्यकताएँ बहुत बढ़ती जा रही हैं और आवश्यकताओं के लिए हम विकास की ओर दौड़ रहे हैं और विकास के साथ-साथ ही हमने पेड़ों को काटने का एक बहुत ही बड़ा एक अभियान चला रखा है कि देखते हैं शहर में जहाँ देखो वहाँ पेड़ कटते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब हरियाली कम होती जाएगी तो निश्चित रूप से प्रदूषण का असर ज़्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल। पेड़ ऐसे पृथ्वी पे ऐसी जो संरचना है जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण संतुलित रहता है। पेड़ नमी बनाए रखते हैं, उससे ठंडक बनी रहती है, बारिश होती है और उसी के कारण हमारे शुद्ध प्राणवायु मिलती है और वातावरण बहुत स्वच्छ और साफ़ होता है जी। और रहने लायक होता है। तो बिल्कुल। हाँ, यदि हम पेड़ों को काटने की समस्या से थोड़ा निजात पा लें, जी। हरियाली को बढ़ाएँ, तो हम पर्यावरण प्रदूषण को भी सबसे बचा आसानी से सकते रोक हैं ये सकते सारी हैं। चीज़ों जी। को। जी। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो अभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पे चल रहा है और किस पे आप काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए? देखिए, हम लोगों ने क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट भी किया है और अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और जिला प्रशासन काम कर रहा है कि उसमें किस तरह से वायु प्रदूषण को कम किया जाए। उसके लिए विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर एक समन्वय स्थापित करके एक एक्शन प्लान के तहत हम काम कर रहे हैं और मैं भी उनमें कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मैं पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहा हूँ जी। और वहाँ जो एक्शन प्लान बनाने का काम था वो मेरे साथ तब हुआ था और हमने उसी पर एक्शन प्लान को काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, केंद्रीय सरकार का विभाग है, पर्यावरण विभाग, उनके द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। इसके अलावा आरटीओ की और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की होती है। जिला प्रशासन भी उसमें शामिल होता है, जिससे हम वायु प्रदूषण को किस तरह नियंत्रित कर सकें। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, जन जागृति नहीं लाएंगे और अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हम उन जो हमारे एक्शन प्लान है उसको क्रियान्वयन करने में कठिनाई होगी। तो जी। इसलिए हम उसके तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, इस सबसे बड़ी चुनौती कहाँ आती है कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आती है? जी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो है शहर में निर्माण कार्य बहुत चलते रहते हैं और इंदौर एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ 35 लाख के ऊपर जनसंख्या है और वाहनों की संख्या भी करीब-करीब 34 और 35 लाख के करीब पहुँच गई है। तो वाहनों की संख्या ज़्यादा होना और विकास कार्यों का चलना, उसके कारण जो कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एक्टिविटीज़ शहर में चलती हैं, उसके कारण प्रदूषण बहुत होता है। जैसे कहीं सड़क बन रही है या कहीं पे खुदाई पड़ी है या कोई बिल्डिंग का टूट रही है, तो उससे जो धूल उड़ती है उसको हम जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण हमारा बढ़ता जाएगा। तो सड़कों का डाइवर्शन प्रॉपर हो और सड़कों पे ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो और वाहनों से निकलने वाले धुएँ में पूरा नियंत्रित रहें, जैसे जो हमारे नॉर्म्स हैं उनके अनुसार रहेगा या वो पीयूसी चेक सेंटर से अपने प्रदूषण की जाँच करा के समय-समय पे करते रहेंगे, तो ये सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा चुनौती में एक ये भी है कि पब्लिक भी साथ यदि पूरा दे, जैसे कहीं-कहीं कचरा जलता रहता है। आज भी हमारी जो इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी है इन भारत की और सबसे स्वच्छ शहर होने के बावजूद भी करीब 20-25 टन कचरा हम कहीं न कहीं जलता है। और बिल्कुल। वो क्योंकि इंदौर में जो कचरे का उत्पादन है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो करीब 1100 से 1200 टन होता है और उसमें से यदि 20-25 टन कचरा जलाया जाता है, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसी के कारण वायु प्रदूषण में कहीं न कहीं वृद्धि होती है।
बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अगर वाहनों का जैसा कि अगर आपके वाहन से ज़्यादातर धुआँ निकलता है, तो इससे भी जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, ये हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके बहुत सारे और भी एक प्रोजेक्ट था शव को लेके, जी ये हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिससे कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, जी पॉल्यूशन बिल्कुल। से बचाया जा सके, तो जी। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए? जी, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट हमने विगत वर्ष शुरू किया था और उसमें सबसे पहले रामबाग मुक्तिधाम पर हमने एक पर्यावरण हितैषी इकाई लगाई थी। उस इकाई में होता है कि शव के साथ सिर्फ़ मात्र 80 किलो लकड़ी को ही रखना होता है, कंडे भी रख सकते हैं और पूरी हिंदू धर्म की पद्धति के अनुसार उसका शवदाह कर सकते हैं। और चूँकि 80 लकड़ी की मात्रा 80 किलो के आस-पास होती है, 80-90 किलो, जो नॉर्मली 300 से 350 किलो लगती है। तो 3 गुना से कम लकड़ी का उपयोग होने से उसमें धुआँ भी कम निकलता है, समय की भी बचत होती है और पर्यावरण भी साफ़ रहता है और चिमनी के माध्यम से जो धुआँ निकलता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम काफ़ी जंगल बचा सकते हैं यदि एक शव के लिए जो हम नॉर्मली 3 पेड़ की लकड़ी लगती है, तो वहाँ हम सिर्फ़ 1 पेड़ लग रहे हैं, 2 पेड़ हम बचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग था और उसके बाद हमने जूनी इंदौर मुक्तिधाम पर भी इसको लागू किया और वहाँ पे भी एक स्थापित की एक इकाई, वो एक इकाई के सीएसआर के तहत हमने एक लगाया था। जी। तो उसमें भी करीब-करीब 2 शव रोज़ाना जलाए जाते हैं। तो आप देखिए कि हम कम से कम 4 पेड़ यदि रोज़ बचा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो उसके कारण काफ़ी हम वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते जी। हैं और पर्यावरण को साफ़ रख सकते हैं। जल प्रदूषण की अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी भी जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग नदियों में पन्नी फेंक दे रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जी। हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, जी तो हाँ। इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए आपकी तरफ से क्या योजनाएँ हैं और कोई अभियान चलाया जा रहा है क्या? हुँ। इसी के साथ मैं एक ये जोड़ना चाहूँगा कि पराली का कचरा भी हमें बहुत दिक्कत देता है। जी। जब पराली जलाई जाती है खेतों का जो निकलता है कटाई के बाद में जो अपशिष्ट रहता है, तो उस अपशिष्ट के जलाने से वो पराली बहुत दूर-दूर तक फैलती है। तो जैसा आपने कहा हेल्थ इम्पैक्ट, तो ये पराली के कण भी काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं और 25, 30, 40 किलोमीटर तक भी जाते हैं। तो इनमें जो फाइन पार्टिकल्स होती हैं, वो फाइन पार्टिकल्स हमारे शरीर में अंदर जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो PM10 और PM 2.5 का मेजरमेंट लेते हैं और इंदौर में करीब 8 स्थानों पर एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं और वहाँ पर इनका मेजरमेंट किया जाता है, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उस मॉनिटरिंग के डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंदौर शहर में PM10 की मात्रा कई बार ज़्यादा होती है, 2.5 काफ़ी कम होता है, पर फिर भी 2.5 इतना टॉक्सिक होता है कि वो थोड़ा भी यदि है, तो उसके साथ जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो सब उसके साथ चिपक कर उस एडेक्स होकर और वो हमारी बॉडी में हमारे साँस के माध्यम से, हमारे स्किन के पोर्स के माध्यम से, आँखों या नाक के माध्यम से, हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी में पहुँच जाते हैं और वहाँ अंदर जाके डैमेज करते हैं। तो इनमें कई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जो कैंसर जैसे रोग भी फैलाते हैं। इसके अलावा यदि हम वाहनों की बात करें तो वाहनों से जब हाई टेम्परेचर पे हमारा फ्यूल बर्न होता है, जी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकलती है और ओज़ोन फॉर्मेशन भी होता है जो निचले लेवल पर। तो ये जो ओज़ोन है ये बहुत ही हार्मफुल होता है। यहाँ ओज़ोन की मात्रा यदि बढ़ती है तो बहुत हार्मफुल होती है और वो भी एक कैंसर का कारण होती है। जी। तो हमारे जो गतिविधियों के कारण यदि सड़कों पे हम प्रॉपर डस्ट क्लीनिंग नहीं रखेंगे, तो ये डस्ट हमारे बॉडी में पहुँचेगी और हार्ट अटैक, आप समझ लीजिए सिर दर्द या और कई ऐसी बीमारियाँ हैं। आजकल देख रहे हैं हम कि बहुत बिल्कुल। अचानक किसी की डेथ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हार्ट पर इम्पैक्ट कर रही हैं जी। और जो हमारा श्वसन प्रणाली है उसको भी इम्पैक्ट करती है। तो इन सब के कारण हमारे स्वास्थ्य का खर्च बढ़ता है। तो इनको जब तक हम कम नहीं करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस प्रॉपर नहीं लाएँगे, तो लोगों को समझ में आएगी तो वो धूल को, कचरे को उड़ने से बचाएँगे, अपने आस-पास कचरा न फैलने देंगे, उड़ने न देंगे, कचरा जलाने नहीं देंगे। तो इन सब बातों से हम मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं और हमारा जो बहुत बड़ा सरकार का जो वो है आर्थिक बजट है, वो बजट की राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है सिर्फ़ इसी कारण कि हमने यदि अवेयरनेस नहीं रखी है, वायु प्रदूषण बढ़ा है, तो उसको कम करने की और उसके बाद उसके स्वास्थ्य पे जो खर्च होता है, तो इनको हम जी, रोक सकते ये हैं। तो पूरी आपने बात जो बताई है जी, वो जी। वायु प्रदूषण की बताई है। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था हुँ, जल प्रदूषण को लेके, जी मैम। क्योंकि जैसे वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, वैसे जी। जल प्रदूषण भी बिल्कुल बहुत सही बात इम्पोर्टेंट है, है। बिल्कुल। तो इस पे आप थोड़ा बताइए? जल प्रदूषण पे भी इंदौर में काफ़ी काम हुआ है और इंदौर जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला वाटर प्लस सिटी इसको बनाया गया और अभी 2 रामसर साइट यहाँ पर है
और वाटर अवार्ड भी इंदौर में नगर निगम को मिला है। तो हमने यहाँ काम किया था कि पहले कुछ समय पहले नदियों को बहुत साफ़ कर दिया था, क्योंकि नाला टेपिंग का जो कार्य किया गया था उसके कारण नदियों में जो हमारी खान और सरस्वती नदी हैं उन नदियों में सीवेज नहीं पहुंच रहा था। किंतु क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो कुछ जो नाला टेपिंग थे उसमें प्रॉब्लम आ गई है, कई जगह खोलना पड़ा या कई जगह जाके सीवेज उस नदी में मिलने लगा। हालांकि हमारे एसटीपी करीब 10 एसटीपी हैं और एक सीईटीपी हैं, वो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और एक एसटीपी और अभी बन रहा है। इसके अलावा भी 4-5 एसटीपी बनने के प्रस्ताव हैं। तो यदि एसटीपी के माध्यम से उपचारित जल हमारी नदियों में पहुंचेगा तो वो साफ़ पानी के रूप में रहेगा, उसमें एक्वेटिक लाइफ भी रहेगी, तो उससे जल प्रदूषण भी नहीं होगा। और जो आसपास के जो बस्तियां हैं तो वहाँ जो सीपेज हो गए वो वाटर रिचार्जिंग इस नदी के माध्यम से होती है, वो भी अच्छी स्वच्छ रहेगी और जो पानी कंटेमिनेट नहीं रहेगा। अभी ये होता है यदि हम सीवेज का पानी कहीं अंडरग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है तो वहाँ कंटेमिनेशन होने से फिर जो स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें उस पानी को भी साफ़ रखना है, वाटर रिचार्जिंग को बहुत बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा हम वाटर रिचार्जिंग करेंगे तो वहाँ भूमिगत जल में डाइल्यूशन होगा। यदि किसी तरह से कंटेमिनेशन है तो वह भी बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसके कारण जो हमारे पीने के पानी की समस्या है, जिसमें कंटेमिनेटेड वाटर आ जाता है, उससे भी हमारी तबीयत लोगों की कई ख़राब होती है। कई बार ऐसी बीमारियाँ बारिश के दिनों में ज़्यादा फैलती हैं, तो उन सब बीमारियों पे हम नियंत्रण रख पाएंगे। अभी बारिश भी आ गई है तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कंटेमिनेशन को रोका जाए, सीवेज को वहाँ जाने से रोका जाए और हमारे जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनको साफ रखा जाए। जी, अभी जैसे कि जो हमारे युवा हैं उनको कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है कि किस प्रदूषण बढ़ रहा है, कैसे रोकना है, तो उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे अपने साइड से? देखिए, वाहनों को सबसे पहले अपना जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर करना चाहिए। वाहनों में ये होता है कि यदि हम टाइमली उसको सर्विसिंग नहीं कराते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो उसके कारण धुआं निकलता है। इसके अलावा हम ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज नहीं करते हैं या पुराना ऑयल भरा हुआ है बहुत समय का, तो वो ऑयल भी ज़्यादा धुआं करता है। तो हमें इन चीज़ों को, हमारे वाहनों को पूरी तरह से मेंटेन रखना है, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराना है, उसके फ़िल्टर वगैरह चेंज करना है और ऐसा फ्यूल नहीं मिलाना है जो एडल्ट्रेट हो या मिलावट वाला हो जिससे धुआं ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें और अनावश्यक हम वाहन को चालू न रखें। जैसे हमने रेड लाइट सिग्नल पर हमने इंजन ऑफ की जो मुहिम चलाई थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कई लाख लीटर पेट्रोल डीजल हमने जलने से बचाया है। यदि हम रेड लाइट पे हम 2 या 3 मिनट भी कई बार खड़े रहते हैं या 1 मिनट भी खड़े रहते हैं, यदि 25 सेकंड से ज़्यादा खड़े हैं तो हमें अपने इंजन को ऑफ़ रखना चाहिए। उसके कारण हमारे आसपास जहाँ हम खड़े रहते हैं यदि रेड लाइट पे, तो वहाँ CO लेवल बहुत बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और उसी के कारण फाइन पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं। तो वो चीज़ें हम रोक सकते हैं यदि हम इंजन को बंद रखें और अनावश्यक वाहन को न चलाएँ। कई बार ये होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के घर से निकलते हैं और हमारा वाहन इधर उधर घूमता है, तो हमारा समय भी ख़राब होता है, फ्यूल भी ख़राब होता है और पोल्यूशन भी बढ़ता है और ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ भी आती है। तो हमें ऐसे रूट को चयन करके घर से निकलना है जिससे हम आसानी से निकल सके। कई बार यदि हम गूगल सर्च का भी उपयोग करें तो उससे हम देख सकते हैं कि हम जिस रूट पर जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक जाम तो नहीं है। यदि हमें ट्रैफिक जाम दिखता है तो हम रूट डाइवर्ट खुद ही कर लें। तो हम शासन के ऊपर डिपेंड नहीं रहें कि वो हमारा ट्रैफिक खोलने आएंगे, हम अपने व्यवस्था करें, उससे हम वायु प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी सर ने बहुत सारी पोल्यूशन को लेकर बातें बताई। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।